ये है असली कवच और तलवार। इन सभी हथियारों को लेकर महान योद्धा महाराणा प्रताप जी युद्ध के मैदान में उतरते थे और दुश्मनों को बीच से ही चीड़ फाड़ देते थे। इस महल के अंदर आपको सोने चांदी से सजी तलवारें और बंदूक देखने को मिलेगी और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हथियार यहाँ आज भी राजाओं की वीरता और उनके शौर्य की कहानी बताते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, यहाँ आपको एक रियल पेन गन भी देखने को मिलती है। दिखने में तो यह एक छोटा सा पेन है, लेकिन अपने समय में यह बेहद ही खतरनाक हथियार माना जाता था। इस महल के अंदर सोने चांदी से बने खिलौने और बर्तन देखना बिल्कुल आम बात है, क्योंकि यहाँ की हर चीज राजाओं की शाही जिंदगी और उनके अद्भुत वैभव की कहानी सुनाती हैं। इस महल की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके चौथे फ्लोर पर एक पूरा गार्डन बना हुआ है और यहाँ लगे इतने बड़े बड़े पेड़ सालों से बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, ना सूखते हैं और ना ही गिरते हैं। यह है उदयपुर का सिटी पैलेस। हम अपनी जर्नी सिटी पैलेस के मुख्य गेट से स्टार्ट करते हैं। इस जगह को भैरवी स्थान कहा जाता है। इतिहास के अनुसार 16 मार्च 1559 को महाराणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को कुल देवी श्री एकलिंग जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर यहाँ आए थे। कहते हैं कि इसी स्थान पर महाराणा उदय सिंह ने एक खरगोश का शिकार किया और इस जगह को शुभ मानकर यहाँ एक पत्थर गाड़ दिए। उसी समय गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के एक संत ने महाराणा से कहा कि आपको अपना महल और राजधानी इसी स्थान पर बनानी चाहिए। इसके बाद महाराणा उदय सिंह यही राय मानकर यहाँ पे सिटी पैलेस की नींव रखी। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा, जितने भी शहर हिंदू राजाओं ने बसाए हैं उनके नाम के पीछे अक्सर पुर लगाया गया है, जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। वहीं जिन शहरों को मुस्लिम शासकों ने बसाया है उनके पीछे अक्सर बाद लगाया गया है, जैसे हैदराबाद, औरंगाबाद और अहमदाबाद। अब अगर हम सिटी पैलेस के अंदर जाने वाले रास्ते की बात करें तो यहाँ कई ऐतिहासिक पोल यानी गेट बनाए हुए हैं। बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल और तोरण पोल। हम इस पैलेस के अंदर मेन गेट यानी हाथी पोल गेट से प्रवेश करते हैं। अंदर आते ही आपको इस भव्य महल का इतिहास देखने और पढ़ने को मिलता है और इस इतिहास को जानने के बाद हम पहुंच जाते हैं सिटी पैलेस म्यूजियम। अब आइए दोस्तों, मैं आपको उस कमरे के अंदर लेके चलता हूं जहां महाराणा प्रताप के असली हथियार आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। अब हम महाराणा प्रताप कक्ष के अंदर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप का सुरक्षा कवच, जिसे पहनकर वे युद्ध के मैदान में जाया करते थे और दुश्मनों को बीच से फाड़ देते थे। यह कवच लोहे से बना हुआ है और इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है इसे कितने मजबूती से बनाया गया है। इसके ठीक पास में महाराणा प्रताप की तलवार और ढाल रखी हुई है। महाराणा प्रताप जी अपने पास 2 तलवारें रखा करते थे। उन्होंने कभी निहत्थे दुश्मन पे वार नहीं किया, पहले उनको तलवार देते थे फिर युद्ध किया करते थे और आगे वाले हिस्से में उनके तीर और कमान भी सुरक्षित रखे गए हैं। इतिहास के अनुसार इन सभी हथियारों का कुल वजन लगभग 35 किलो बताया जाता है। जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाते थे तो अपने घोड़े चेतक को एक खास तरह का कवच पहनाते थे, जो देखने में हाथी के बच्चे जैसा लगता था। जब दुश्मन के हाथी उसे देखते थे तो उन्हें लगता था कि यह उनका बच्चा है और इसी वजह से वे उस पर हमला नहीं करते थे। जो सामने आप देख रहे हैं उसे हल्दी घाटी एरिया कहा जाता है। यहीं 18 जून 1576 को मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। यहाँ आपको पुराने जमाने की कई ऐतिहासिक बंदूकें देखने को मिल जाएगी। उस समय इन बंदूकों को चलाने का तरीका आज की बंदूकों से बिल्कुल अलग हुआ करता था। पहले बंदूक के अंदर गन पाउडर भरा जाता था, उसके बाद उसमें बुलेट डालकर फायर किया जाता था।
यहाँ आपको गन पाउडर और उस समय में इस्तेमाल होने वाली गोलियां भी देखने को मिल जाती हैं। इन सभी हथियारों में से एक बंदूक ऐसी भी है जो देखने में बहुत छोटी है, लेकिन अपने समय की सबसे खतरनाक हथियारों में से एक मानी जाती थी। इस बंदूक को कहा जाता था पेन गन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह बंदूक बिल्कुल एक पेन की तरह दिखाई देती थी और इसमें सिर्फ एक ही बुलेट लगती थी। इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसे आसानी से छुपाया जा सकता था, इसलिए इसे दुश्मन के पास ले जाना सबसे आसान होता था। यहाँ पर रखे हुए ज्यादातर हथियारों पर आपको सोने और चांदी की परत चढ़ाई हुई दिखाई देगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के राजपूत योद्धा अपने हथियार को सिर्फ युद्ध का साधन नहीं बल्कि अपनी शान और सम्मान का प्रतीक भी मानते थे। यह जो आप संगमरमर का सिंगल स्टोन से बना हुआ कुंड आप देख रहे हो, यह इस महल का कोई सामान्य हिस्सा नहीं है। इसे लखकुंड कहा जाता है। दरअसल जब भी मेवाड़ में कोई नए महाराणा का राज तिलक होता था तो इसे कुंड को 1 लाख चांदी के सिक्के से भर देते थे। लखु का मतलब होता है 1 लाख, इसलिए इसे लखकुंड कहा जाता है। इन 1 लाख सिक्कों में से लगभग 25,000 सिक्के ऊपर हवा में उछाल दिए जाते थे, जिन्हें आम जनता खुशी खुशी लूट लिया करती थी। बाकी के 75,000 सिक्के दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किए जाते थे। बताया जाता है कि इस लखकुंड का आखिरी बार इस्तेमाल 1930 में किया गया था। इसके बाद इसे फिर कभी उपयोग में नहीं लाया गया। और इस महल की दीवारों में जो संगमरमर लगा हुआ है वह मकराना नाम की जगह से लाया गया था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आगरा का ताजमहल बनाने के लिए जो संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था वह भी मकराना का ही मार्बल था। अब दोस्तों हम सिटी पैलेस के 4थी मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ ऊपर कहीं भी मिट्टी दिखाई नहीं देती। यह कुल 104 पिलर पर बनाए हैं जो सभी सिंगल स्टोन से बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 4थी मंजिल पर बिना मिट्टी के इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे लगाए गए। दरअसल दोस्तों यह पूरा एरिया एक पहाड़ी की चोटी है, यानी कि हम अभी उस पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं। इन पेड़ों की जड़ें सीधा पहाड़ी के अंदर चली जाती हैं और इसी वजह से यहाँ नीचे कोई भी कमरा नहीं बनाया गया। और जरा यहाँ देखिए, इसी पहाड़ी पर राजाओं के नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। सोचिए उस समय के आर्किटेक्ट का कमाल। उन्होंने पहाड़ी को भी सुरक्षित रखा, स्विमिंग पूल भी बना दिया और साथ में गार्डन को भी तैयार कर दिया। ये जो आप कुर्सी देख रहे हो, इसका इतिहास जानकर आप चौंक जाओगे। बात उस समय की है, इंग्लैंड का एक राजा था जॉर्ज। उसने दिल्ली में एक मीटिंग रखी और भारत के सभी राजाओं को उसने आने का आदेश दिया। सभी राजा उस मीटिंग में पहुंचे, लेकिन महाराणा फतेह सिंह वहां नहीं गए, क्योंकि अगर वे जाते तो उन्हें अंग्रेज राजा के सामने झुककर सलाम करना पड़ता और नीचे बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के बिल्कुल खिलाफ था। मेवाड़ में एक कहावत है, हम सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। जब यह बात जॉर्ज को पता चली तो वह महाराणा फतेह सिंह की बहादुरी और स्वाभिमान से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ और उनके सम्मान में दिल्ली से एक कुर्सी यहाँ भेजी गई। मैं आपको उस कमरे में लेकर चलता हूँ जिसे पूरे सिटी पैलेस का सबसे खूबसूरत कमरा माना जाता है। इस कमरे का नाम है कांच का बुर्ज, जिसे शीश महल भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया था। इस कमरे की सबसे खास बात यह है कि इसके दीवारें, छत और फर्श तीनों कांच से बनाए हुए हैं और इसके दरवाजे आइवरी यानी हाथी के दांतों से बनाए गए थे। यह कमरा पहले राजा और रानी का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ आपको दीवारों पे कई सुंदर चित्र दिखाई देंगे, जिनमें नृत्य करती हुई महिलाएं, पूजा पाठ करते हुए लोग और राजा के विभिन्न मनोरंजन का दृश्य दिखाया गया है। यह जो कमरा आप देख रहे हैं, दरअसल यह एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। 10 फरवरी 1875 को महाराणा सज्जन सिंह ने इस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था और इसका नाम रखा था बनी विलास। यह जगह मेवाड़ के इतिहास के लिए बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इसी कमरे में बैठकर यहाँ के प्रसिद्ध लेखक कविराज श्याम लाल दास ने मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा था। उन्होंने इस महान ग्रंथ का नाम रखा था वीर विनोद। अगर आप चाहें तो इस किताब को यहाँ मौजूद बुक शॉप से खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 4,000 रुपए है। अब हम सिटी पैलेस के 4th फ्लोर पर आ चुके हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 505 फीट बताई जाती है। यहाँ से पूरा उदयपुर शहर और पिछौला झील का नजारा बेहद ही शानदार दिखाई देता है। आप लोगों को एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, यहीं इसी जगह पर जूही चावला जी ने अपना घूंघट उठाया था। दरअसल 1993 में रिलीज हुई फिल्म हम हैं राही प्यार का एक मशहूर गाना इसी सिटी पैलेस में यहीं पे शूट किया गया था। उस गाने की बोल कुछ इस तरह हैं, घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है।
यह जो सामने आप देख रहे हैं यह है मोती महल। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने 1620 में करवाया था। उस समय होली, दिवाली और अन्य बड़े त्योहारों के मौके पर यहाँ दीवाने आम का नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए रानियां मोती महल से बैठकर देखती थी। यह जो खास तरह के कांच लगे हुए हैं उनकी वजह से रानियां बाहर का पूरा कार्यक्रम तो देख सकती थी, लेकिन बाहर मौजूद कोई भी व्यक्ति रानियों को नहीं देख सकता था। यह उस समय की राजसी परंपरा और गोपनीयता को दर्शाता था। यहाँ जो सोफे, कारपेट, कुर्सियाँ, टेबल और लैंप आपको दिखाई दे रहे हैं वे बहुत पुराने नहीं हैं। इनमें से अधिकतर चीजें 1955 के आसपास की हैं। अब दोस्तों हम नीचे दीवाने खास में आ चुके हैं। यहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ राजकीय बैठक तो करते ही थे, साथ ही त्योहारों के समय नाच गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे। सामने जो खिड़की आप देख रहे हैं वहाँ से राजा इन कार्यक्रमों को देखा करते थे और बगल की जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से रानियां खड़े होकर कार्यक्रम देखा करती थी। इन खिड़कियों की खास बात भी यही थी कि रानियां नीचे का पूरा कार्यक्रम तो देख सकती थी, लेकिन नीचे मौजूद कोई भी व्यक्ति रानियों को नहीं देख सकता था। और यह जो कमरा आप देख रहे हैं इसे मानक महल कहा जाता है। उस समय यहाँ राजाओं का भोजन कक्ष यानी डाइनिंग हॉल हुआ करता था। जैसा आपने दीवाने खास में देखा है, यहाँ भी बेल्जियम ग्लास का शानदार काम किया गया है। इस कक्ष का निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया था और बाद में यहाँ कांच का काम महाराणा स्वरूप सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। अब हम लोग जनाना महल की तरफ जा रहे हैं। पुराने समय में यह महल रानियों के रहने के लिए बनवाया गया था और यहाँ पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब किसी रानी के पति यानी महाराणा का देहांत हो जाता था और वह विधवा हो जाती थी तो उन्हें इस जनाना महल में रहने के लिए भेज दिया जाता था। उस समय की परंपरा के अनुसार विधवा रानियों को किसी भी उत्सव, शादी या समारोह में शामिल नहीं किया जाता था। यहाँ जो पंखा आप देख रहे हैं यह मिट्टी के तेल यानी केरोसिन से चलने वाला पंखा था। इस कक्ष में आपको महाराणा भूपाल सिंह की तस्वीर भी दिखाई देगी। बताया जाता है कि यहाँ सबसे आखिरी में राजमाता गुलाब कुमारी जी रही थी, जो महाराणा भूपाल सिंह जी की पत्नी थी। उनका निधन 1973 में हो गया था। यहाँ आप भगवान श्री कृष्ण का झूला भी देख सकते हैं। जब रानी के पास समय होता था तो वह यहाँ बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी को झूला झुलाया करती थी। आप यहाँ तांबे के बर्तन भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि चूंकि राजमाता गुलाब कुमारी जी की संतान नहीं थी, इसलिए वे यहाँ श्रीनाथ जी भगवान के लिए प्रसाद बनाया करती थी। ये बर्तन उसी समय के हैं और केवल भगवान के भोग के लिए ही इस्तेमाल किए जाते थे। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ भोपाल निवास। यह जो कमरा आप देख रहे हैं इसे भोपाल निवास कहा जाता है। यह जो झूमर आप देख रहे हैं वह बेल्जियम और इंग्लैंड से लाया गया था और ऊपर जो फैन लगा हुआ है वह इटली का है और नीचे जो पंखा रखा है वह केरोसिन से चलने वाला पंखा है। अब हम आ गए हैं अमर महल में। जैसे ही आप अमर महल के अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहले आपकी नजर सामने रखे विशाल चांदी के बने मंडप पर पड़ती है। यह वही पवित्र स्थान है जहां कभी राजघरानों की शादियां बड़े धूमधाम से की जाती थी। ये पूरा मंडप पूरा 250 किलो चांदी से बनाया गया है। थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको यहाँ सोने चांदी से बनी हुई शानदार डोली देखने को मिलती है। इसी डोली में बैठकर राजघरानों की रानियां और दुल्हन शाही अंदाज में अपने नए जीवन की शुरुआत किया करती थी। इतना ही नहीं, यहाँ आपको सोने चांदी से बने हुए खूबसूरत झूमर, बारीक कारीगरी वाले शाही बर्तन और कई तरह की ऐतिहासिक वस्तुएं भी देखने को मिलती हैं, जो उस दौर की शान, समृद्धि और कला को दर्शाती हैं। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है मानो हम कुछ पल के लिए उस शाही दौर में पहुंच गए हों, जहां हर चीज में राजसी ठाट बाट और शानदार कारीगरी झलकती थी। यहाँ आपको सोने चांदी से बने हुए शाही हुक्का भी देखने को मिलेगा, जिसे कभी राजघराने के लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ ही सोने और चांदी से बने हुए बच्चे के खिलौने भी यहाँ रखे हुए हैं, जो यह बताते हैं कि उस दौर में राजघराने के बच्चों का जीवन भी कितना शानदार और शाही हुआ करता था। यहीं पर आपको सोने चांदी से सजा हुआ खूबसूरत झूला भी देखने को मिलता है, जिसमें राजघराने के बच्चों को झुलाया जाता था। इन सभी चीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है उस समय राजघरानों की जिंदगी कितना भव्य, समृद्ध और ऐश्वर्य से भरा हुआ करती थी। अब दोस्तों राजघरानों में संगीत का शौक भी बहुत ही पुराना रहा है, इसलिए इस कक्ष में आपको उस समय के कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। और खास बात यह है कि इन सभी संगीतबद्ध यंत्रों पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं,
जिससे पता चलता है कि उस समय किस तरह के संगीत का उपयोग राज दरबार में किया जाता था। यह पैलेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा महल माना जाता है। मैसूर पैलेस के बाद इस शानदार महल को मेवाड़ साम्राज्य के करीब 22 राजाओं ने लगभग 400 सालों में मिलकर बनवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया, तब सन 1559 में उदयपुर शहर बसाने के साथ ही इस भव्य सिटी पैलेस का निर्माण शुरू करवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों के साथ बार बार होने वाले युद्ध की वजह से ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह को चुना था, क्योंकि ये स्थान सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही मजबूत माना जाता था। चारों तरफ अरावली की ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और खूबसूरत पिछोला झील इस जगह को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पैलेस को अंदर से भूल भुलैया की तरह डिजाइन किया गया है, ताकि दुश्मन अंदर आने के बाद रास्ता ही भूल जाए। शायद यही वजह रही है कि मेवाड़ की इस ऐतिहासिक धरोहर पर आज तक कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस महल को आज भी यहाँ के शाही परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ खास मौके जैसे शादी, विवाह और बड़े कार्यक्रमों के लिए किराए पर भी देते हैं। लेकिन इसकी कीमत सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। दिसंबर 2018 में यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी के संगीत समारोह के लिए पूरे पैलेस को 4 दिन के लिए बुक कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके आसपास कई 5 स्टार होटल, हेरिटेज होटल भी बुक कर लिए थे, जैसे ताज लेक पैलेस, जग मंदिर, द लीला पैलेस उदयपुर और अन्य कई शानदार प्रॉपर्टीज। अब जरा सोचिए, सिर्फ 4 दिन के इस भव्य समारोह में कुल कितना खर्चा हुआ होगा। बताया जाता है कि अपनी बेटी के इस संगीत समारोह के लिए मुकेश अंबानी ने लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 800 करोड़ रुपए, वो भी 4 दिन के लिए। आज के समय सिटी पैलेस प्रिंस लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ हैं। आज के इस खूबसूरत सफर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।